स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, हम लोग फिजिक्स में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया गया था और ये बताया गया था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पोल पे होती है और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है। ये भी बताया गया था कि जी की वैल्यू अर्थ से ऊपर चलने पर डिक्रीज होती है और अर्थ से नीचे चलने पर भी डिक्रीज होती है और अर्थ सेंटर पे जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अब अगर हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर जी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as। ये 3 हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। कब के लिए? कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन पे होती है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसका होता है, तो उस समय उस टाइम पे उसके इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को t से a से और टाइम को t से कंसीडर किया जाता है। यस, ट्रेवल डिस्टेंस होती है, तो इस तरह से ट्रेवल डिस्टेंस यस, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t में इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन बनाए गए हैं जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। बट व्हेन बॉडी इज नॉट in horizontal motion, when body is moving up and down, or suppose a body is falling downward freely, or a body is going upward direction due to throwing, तो उस केस में जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए, तो उस केस में जो हमारा ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन के जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड करता है। तो हमारा जो भी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये ए के जगह पर इस जी को रिप्लेस कर दिया जाता है और इस एस के जगह पर हाइट एच को रिप्लेस कर दिया जाता है। कितना हाइट से कोई बॉडी नीचे आ रही है, कि नीचे से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करना, तो कितना हाइट तक वो जाएगी, तो इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर जी कहा जा रहा है। तो व्हेन इसमें 2 कंडीशन रखा जाएगा, एक बार कोई बॉडी फ्री डाउनवर्ड नीचे आ रही है और दूसरे बार कोई बॉडी ऊपर जा रही है। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर जी, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग देन वी हैव, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसे ऊपर से आपने ड्रॉप कर दिया और फ्रीली गिर रहा है, तो जी उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो उस केस में हम ए एक्सीलरेशन को जी के इक्वल लेंगे और एस को हाइट एच के इक्वल लेंगे और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ए को जब जी ए इक्वल टू जी पुट करेंगे और एस इज इक्वल टू एच पुट करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका रूप फॉर्म क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस, और इस a के जगह पर यहाँ g हो जाएगा, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऐसे इस इक्वेशन में इस s के s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसमें s को h से रिप्लेस कर देंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 और a के जगह पर हमारा g हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही ये थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah नॉट gh लिख देंगे इसको, क्योंकि a की वैल्यू g में ट्रांसफर हो गई। तो ये हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्म में हो जाएगा। और कब ऐसा हो जाएगा? जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो जी को ए को जी से रिप्लेस करेंगे और एस को एच से रिप्लेस करेंगे और ये रूप ऐसे हो जाएगा। आगे व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड, जब बॉडी नीचे से ऊपर मूव करेगी, तो ए की जगह पर माइनस जी लिखेंगे और एस की जगह पर एच लिखेंगे। उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी
प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक को हमने जी से और इस एस को एस से रिप्लेस कर दिया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, टू ए से बदल कर हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पर हम माइनस जी रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये अंडर जी में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा दो फॉर्म में आता है। एक तो जब बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब बॉडी डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो जी के अपोजिट एक्ट करता है, इसलिए जी को निगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा बॉडी जब डाउनवर्ड फॉल करती है तो ये हो जाता है, और जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ये हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मास। तो मास का डिफिनीशन ये होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर का जितना मैग्नीट्यूड कंटेंट होता है उसको हम मास कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एम, मास को एम से डिनोट किया जाता है। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, और मास किसी भी बॉडी का कहीं भी जाइए, अर्थ पे रहिए, मून पे जाइए, एनीवेयर अगर मूव करते हैं तो मास बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता है। और ये मास और इनर्शिया में रिलेशन होता है कि किसी बॉडी में जितना मास होगा उसमें इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपका रिलेशन बनाएगा। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, और इस मास को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मास का यूनिट्स आप केजी, ग्राम भी जानते हैं। तो ये हमारा ये मास का डिफिनीशन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कॉमन बोलचाल में मास और वेट को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। उसको डिफिनीशन से, बातों से हम समझेंगे। वेट का डिफिनीशन ये है कि किसी भी बॉडी को अर्थ हमारी जिस अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ अटैक करती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम उस बॉडी का वेट कहते हैं। मतलब किसी बॉडी का वेट इतना ही होता है जितना अर्थ द्वारा उस बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर अपने तरफ खींचा जाता है। तो आपका वेट सीधे सीधे एक तरह का फोर्स हो गया। और मास के बारे में जो पीछे बताया गया, मास हमारा एक तरह का मैटर का मैग्नीट्यूड हो गया जो किसी सबस्टेंस में कंटेंट होता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन वेट का है। वेट अर्थ अटैक्ड एवरी ऑब्जेक्ट बाय ए सर्टेन फोर्स, यू नो इट बेटर। आप उसको जानते हैं कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अटैक करती है। फिर आगे वेट का डिफिनीशन यहाँ से दिया जा रहा है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके द्वारा अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। तो ये सीधे सीधे किसी बॉडी का वेट क्या होता है? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है जो उस बॉडी के ऊपर अर्थ द्वारा लगाया जाता है। अब वेट को हम W से डिनोट करते हैं। वेट जो होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इन दोनों को आप प्रोडक्ट करते हैं तो वेट मिलता है। W इज इक्वल टू मास इंटू जी हो जाता है। द यूनिट ऑफ W इज न्यूटन और kgf, kg फोर्स, किलोग्राम फोर्स होता है। W इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। W की वैल्यू किसी भी बॉडी के जो वेट है एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पर बॉडी का वेट चेंज होता रहता है, क्योंकि W हमारा G पे डिपेंड करता है, स्मॉल g पे। और स्मॉल g भी आप पढ़े हैं कि जगह जगह पर जैसे जैसे इस जगह बदलता है वैसे G की वैल्यू बदलती जाती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा W कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है। जब जगह बदलती है तो W की वैल्यू बदल जाती है। और 1 kgf जो इसमें हमने दो यूनिट बताया है W का, वेट का, न्यूटन और kgf। तो 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं। इन दोनों में ये रिलेशन होता है। इसके बाद कुछ नोट्स यहाँ जानना जरूरी है। नोट्स क्या है कि अगर हम इफ W इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, हम किसी बॉडी को अर्थ पे लिए हैं और उसका वेट WE रखें, और उसी बॉडी को ले करके हम मून पे वे कर रहे हैं और उसका वेट WM है,
WM वेट ऑफ बॉडी ऑन मून। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है कि मून पर जो वेट है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करें तो अर्थ पे जो उस बॉडी का वेट था उसके बराबर हो जाता है। मतलब WE इज इक्वल टू 6 टाइम WM और WM इज इक्वल टू WE अपॉन 6। मतलब अर्थ पे किसी बॉडी का जितना वेट होगा, अगर ले जाकर के इसको मून पे वे करेंगे तो अर्थ के वेट में 6 से डिवाइड करने पे जो चीज़ हमको मिलेगी उतना वेट उसका मून पे होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी से मास डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब यह है कि दोनों जगह जी की वैल्यू अलग अलग होती है। जी की वैल्यू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे जितनी होती है उसका 1/6 टाइम मून पे जी की वैल्यू होती है। तो इसमें रिलेशन बताया कि W हमारा जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला W=mg है, हम हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो इस तो बदलेगा नहीं, दैट नॉट नेवर चेंज, क्योंकि मास किसी बॉडी का कभी बदलता नहीं। तो ये चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है जगह बदलने पर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है बिकॉज, क्योंकि W हमारा G के प्रोपोर्शनल है, अगर ये G चेंज हो रहा है तो W भी चेंज होता है। इसलिए आप यहाँ एक रिलेशन होता है कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो चूँकि जी की वैल्यू मून पे कुछ दूसरी हो जाती है, जिस रेशियो में जी की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में मून पे होती है उसी रेशियो में मास वेट भी हमारा होता है। तो अर्थ पे जितना जी की वैल्यू होती है मून पे जी की वैल्यू अर्थ के जी की वैल्यू के 1/6 होता है। इसको इसमें बताया गया है। GM को रिप्रेजेंट किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इस तरह से आपको ये जानना चाहिए कि हमारे पास जो दो चीज़ें हैं मास और वेट, तो मास और वेट दोनों का डिफिनीशन बताया गया कि किसी भी सब्सटेंस में मैटर जितना कंटेंट होगा उसको मास कहेंगे, ये कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, इसको m से लिखेंगे। और वेट हमारा क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके अर्थ जो अपने तरफ जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैक करती है उसी फोर्स को हम उस बॉडी का वेट कहते हैं। तो वेट हमारा एक तरह का फोर्स हो गया। अब इस तरह से कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाए कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, तो वेट और मास में डिफरेंस के लिए पहला डिफिनीशन हम डिफिनीशन से लिख देंगे कि मास क्या है। तो मास ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी है। वेट क्या है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन द बॉडी है हो गया। सेकेंड कंडीशन कि मास हमारा कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, बट वेट हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस पे वेरी करता है, बदलता रहता है। और तीसरा चीज़ कि मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और मास में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मास को हम बीम बंडल लेंथ से मेज़र करते हैं और वेट को स्प्रिंग से मेज़र करते हैं। तो ये अगर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट।